नमस्कार, चुनावी खबर अखबार पर नजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से प्रोग्राम की और सबसे पहले बात करते हैं संजय सिंह की, जिन्हें राहत मिली है, बड़ी राहत। जेल से बाहर आ गए हैं और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए नजर आए हैं। इस खबर को हिंदू ने तफसील से दिखाया है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार होने के 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी के नेता को बड़ी राहत मिली है। देखिए, संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि जश्न मनाने का नहीं बल्कि तानाशाह सरकार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने का वक्त है। संजय सिंह ने कहा आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, आपको बता दें संजय सिंह किस तरीके से साफ तौर पर सामने आए हैं और इसी को लेकर वह मिलने भी गए, मिलने के लिए पहुंचे भी थे। सुनीता केजरीवाल से उनके पैर भी छुए थे। बॉडी लैंग्वेज संजय सिंह की बहुत अलग नजर आई है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें संजय सिंह को लगातार किस तरीके से बोला गया कि आप सशर्त आपको जमानत दी गई है, इसको आप कतई भी ये ना समझें कि नजीर के तौर पर पेश किया जाएगा। देखिए, मोनिका हेडलाइंस भी आपको दिखा रही हैं द हिंदू में से किस तरीके से तरजीह दी गई है। बिल्कुल, संजय सिंह वॉक्स आउट ऑफ जेल, सेज आप नीड्स टू कंटिन्यू इट्स स्ट्रगल। यानी आम आदमी पार्टी का स्ट्रगल अभी भी लगातार बना हुआ है। संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही का आरोप लगाया। संजय सिंह 181 दिन बाद राहत की सांस उन्होंने ली है। हालांकि इस मामले से बरी नहीं हुए हैं, लेकिन ये राहत मिली है। देखिए, सेम तस्वीर जो है, कल की तस्वीर जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पार्टी वर्कर्स को एड्रेस कर रहे थे तिहाड़ जेल के बाहर, तस्वीर के साथ जो है खबर छपी है संजय सिंह की। और ये फ्रेश तस्वीर बहुत दिन बाद संजय सिंह को मिली है, अखबार में तरजीह जब मिली है ताज़ा तस्वीर। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात भी है आम आदमी पार्टी के लिए। आप तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है एक अलग ही मोरल जो है बढ़ गया हो, एक अलग ही बूस्ट हो गई है पार्टी। लेकिन आपको ये भी बता दें संजय सिंह को बकायदा सशर्त जमानत दी है। हम लगातार आपको देखिए एक खबर दिखा रहे हैं, इसके जरिए देखिए जो दैनिक जागरण में छापी गई है खबर, इसमें क्या कहा जरा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ये साफ तौर पे कहा गया है कि आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड तो दी है और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर उनको जमानत दी गई है। ये साफ तौर पे कहा गया है, अदालत ने कहा कि संजय सिंह पर शर्त लगाई गई है कि एनसीआर छोड़ने से पहले उन्हें अपनी यात्रा के कार्यक्रम, यानी कि यदि आप प्रचार प्रसार में जुटेंगे और आप यदि प्रचार के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो गूगल लोकेशन को भी जांच अधिकारी को साझा करना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, यही कहा गया है सशर्त जमानत। आप मनमानी नहीं कर सकते, आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, आप जहां जहां जाएंगे उसकी लोकेशन आप अधिकारियों को बताएंगे। हालांकि जैसे ही संजय सिंह बाहर निकले थे, पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं बड़े उत्साह में नजर आए। कैसा लग रहा था कि एक नई जान पार्टी को एक बार फिर मिल गई हो। क्योंकि संजय सिंह को तमाम लोग मिलने के लिए पहुंचे। देखिए, संजय सिंह ने साथ ही साथ ये भी कहा कि दिस इज नॉट द टाइम टू सेलिब्रेट, यानी कि जश्न का वक्त नहीं है, अभी भी हमारा स्ट्रगल जो है वो लगातार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जो सीनियर लीडर हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया शामिल हैं, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल के पीछे हैं। और एक नारा उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, हमारे सारे नेता छूटेंगे। अपने तमाम कार्यकर्ता जो हैं आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका मोराल बूस्ट करते नजर आए। देखिए, जैसे ही संजय सिंह को राहत मिली है तभी से पार्टी जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि देखिए संजय सिंह के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं थे और अब वो बाहर आ गए हैं। तो यानी ऐसे में उम्मीद जो है जांच अभी चलेगी, जांच तो जारी रहेगी, लेकिन आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। कुल मिलाकर देखा जाए, बहरहाल बढ़ेंगे आगे। बीजेपी ने आप नेता आतिशी को मानहानि का नोटिस थमा दिया। अमर उजाला पेज नंबर 2। दिल्ली सरकार में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें बीजेपी ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उनके एक करीबी के जरिए बीजेपी ये प्रेशर डाल रही है कि वह उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। देखिए, आप इस खबर को ऐसे भी समझ लीजिए, क्योंकि लगातार आतिशी कह रही थी कि न सिर्फ उनको बल्कि सौरभ भारद्वाज को भी इस तरीके से कहा जा रहा है कि आप
पार्टी में शामिल हो जाइए, नहीं तो आपको किसी ना किसी मामले में जेल में डाल दिया जाएगा। और देखिए इस खबर को किस तरीके से तरजीह देखिए, मोनिका इस खबर को दिखा रही हैं। मोनिका साहब पढ़ के भी सुनाइए। भाजपा ने मंत्री आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा, कहा माफी मांगे। इस पूरे बयान पर बवाल हो गया है और दावे को बताया गया मनगढ़ंत और भ्रामक। तस्वीर भी छपी है आतिशी के और प्रवीण शंकर कपूर की, जिन्होंने दिल्ली बीजेपी के ये नेता हैं प्रवीण कपूर, और इन्होंने केजरीवाल सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें दावे को पूरी तरह से निंदनीय बताया गया, मनगढ़ंत बताया गया है, भ्रामक के साथ ही मानहानिकारक भी बताया। देखिए हम यही कह दिया है कि ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है और इसमें कोई सबूत नहीं। बीजेपी यही कह रही है कि यदि आपके पास, आपको याद होगा आतिशी ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, ये बड़ा और गंभीर आरोप बीजेपी पे लगाया था, तुरंत उसके आधे घंटे के भीतर ही बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और साफ तौर पे कहती है आप जरा वो सबूत दिखाइए। आप वर्बली कुछ भी नहीं कह सकती है, सबूतों के आधार पर ही हम उस आरोप को मानेंगे या फिर कोर्ट मानेगा। और यदि आप देखिए आतिशी सबूत नहीं दिखा पाई, होना यही था जिस बात का डर था कि आम आदमी पार्टी को अब मानहानि का नोटिस थमा दिया गया है। ये एक और मुश्किल है। बिल्कुल, नोटिस में कहा गया है, तफसील से जब बता देते हैं। देखिए आतिशी ने अपने बयान के समर्थन में कोई ठोस ब्यौरा नहीं दिया है। आतिशी से अपने बयान को तत्काल वापस लेने और टीवी और सोशल मीडिया पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी को कहा गया है बीजेपी की तरफ से नोटिस थमा दिया गया। अगर दिल्ली पुलिस भी सपोर्ट कर रही है कि एक्चुअली में कोई भी प्रूफ नहीं है इस बात का, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक राष्ट्रीय पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ ये बोल के कि वर्बली है, तो इसका ख्याल सभी को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मोनिका, चाहे वो तमाम आपका विपक्ष हो पक्ष हो, आप तथ्यों के आधार पर ही आरोप लगा सकते हैं, वरना और इससे पहले आप भी तो यही कह रहे थे अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो कि ईडी सबूत क्यों नहीं दिखाती, सबूत पर बात क्यों नहीं करती। तो अगर आप दूसरे को कह रहे हैं कि सबूत दिखाइए, सबूत रखिए, आधार होना चाहिए, तो इतना जो है गुदा आपके में होना चाहिए कि आप भी सबूत रखें, सबूत पेश करें और तब जाकर अपनी बात को बिल्कुल आधार दें। संजय सिंह की जो बेल हुई है या जमानत दी गई है वो इसी आधार पे दी गई। संजय सिंह ने भी कहा कि लगभग 6 महीने का वक्त हो गया है मुझे और इसके बावजूद भी मुझे जेल में रखा जा रहा है। जब कोर्ट ने ईडी से पूछा तो ईडी ने कहा ठीक है आप इसको रिलीज कर सकते हैं, तो अब सशर्त जमानत दी गई है। बिल्कुल, और इसी मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उठा रही है। अगर आतिशी कह रही हैं कि उन्हें अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में सबूत दिखाए आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपकी संपत्ति कुर्क कर सकती है ईडी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दैनिक जागरण ने इस खबर को दिखाया है। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हुई बहस में ईडी ने साफ कहा कि इस मामले में जांच अभी खत्म नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्ति भी कुर्की जा सकती है। देखिए अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से यह दावा किया गया है और दीपिका इस खबर को दिखा भी रही हैं। दैनिक जागरण में ये खबर छापी गई है। देखिए क्या लिखा है, जरा ये भी बता देते हैं। कोर्ट में ईडी ने कहा आपकी संपत्ति कर सकते हैं कुर्क, ये बड़ी बात हो गई है। रिश्वत की रकम का उपयोग पार्टी की तरफ से गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया गया, ये ईडी ने कहा और यही प्रूफ ईडी ने सामने रखे थे। इसके बाद दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले को अब सुरक्षित रख लिया है। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने की गिरफ्तारी की गई। केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ईडी ने कहा है कि ऐसा होगा यदि आपके खिलाफ पुख्ता सबूत पाए गए तो पूरी की पूरी जो संपत्ति है आम आदमी पार्टी की उसे कुर्क किया जा सकता है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। आगे क्या कहा जरा आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसके संकेत, ईडी ने कहा कि बुधवार को इसके संकेत दिए। दिल्ली हाईकोर्ट में साफ कहा कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है, आने वाले दिनों में आपकी संपत्ति कुर्क भी की जा सकती है। और जांच एजेंसी ने ये तर्क दिया कि रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जिरह के दौरान इसे पेश किया गया है। देखिए हम वही कह रहे हैं, जो तार शराब नीति घोटाले मामले के हैं वो ना सिर्फ दक्षिण पहुंचे, दक्षिण के बाद आपको बता दें, याद होगा कि गोवा इलेक्शन हुआ था, गोवा इलेक्शन में भी कहा गया था कि यहाँ पर जो गोवा इलेक्शन में प्रचार प्रसार किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो शराब नीति घोटाले में जो पैसा सामने आया था उसके जरिए ही प्रचार किया गया।
बिल्कुल, लगातार आम आदमी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और देखिए दिल्ली की सियासत पे इस वक्त यही तो चल रहा है दीपिका, आरोप और प्रत्यारोप। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, ईडी को कटघरे में खड़ा कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। वो पार्टी जो सत्ता में आई यही कह के थी कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जब वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है, भ्रष्टाचार करती है, तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान तो खड़े देखो होने ही हैं। आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है ये। अन्ना हजारे के वक्त में किस तरीके से आंदोलन किया गया था और उसके बाद ये पार्टी का यूं कहे निर्माण हुआ। लेकिन देखिए मोनिका, हम इसे ऐसे भी समझे, शराब नीति घोटाला का मामला जिसको चहु ओर निंदा की गई, अन्ना हजारे ने खुद बोला वही केजरीवाल जो शराब को लेकर विरोध करते थे कैसे उसके समर्थक हो गए, कैसे उन्होंने इस नीति को हरी झंडी दे दी। इसके अलावा देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें इसलिए भी है कि अभी तो वो जेल में है। बिल्कुल, ईडी ये भी कह रही है कि प्राइवेट कंपनी की तरह अगर काम करेगी आम आदमी पार्टी तो और सवाल अपनी छवि उठेंगे। को भी तो सही रखना होगा ना। आप किस बाबत जनता के सामने जाएंगे? शराब नीति घोटाला अब कहीं ना कहीं देखा जाए आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है और इससे जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी को निकलना होगा। ये पार्टी की छवि के लिए बहुत खतरनाक है। तो देखना होगा कि शराब घोटाले की आंच और कितनी ज्यादा आगे बढ़ती है और कौन कौन इसके लपेटे में आता है, क्योंकि फिलहाल लग नहीं रहा कि ये मामला यहाँ पर शांत होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो देखिए तो सिर्फ शुरुआत भर है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी खुद दावा कर रही है, वो ये भी कह रही है कि हमारे और भी मंत्री इस मामले में जेल जा सकते हैं। हालांकि जब से संजय सिंह को राहत मिली है तब से आम आदमी पार्टी का मोराल थोड़ा और बूस्ट हो गया है और वो एक अलग दिशा में भी जा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा मोराल बूस्ट होता है उस वक्त ईडी एक नया पेज फेंक देती है। ईडी ने कह दिया ना कि देखिए ऐसा है, गोवा के जो पूरा मामला सामने आया, चुनाव प्रचार प्रसार में आपका पैसा लगा, इसके सबूत हैं। यदि ये सबूत साबित हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संपत्ति कुर्क हो जाएगी आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ थोड़ी सी खुशी क्या मिली, ईडी ने फिर से एक नई गेंद फेंक दी है। बिल्कुल, चलिए बहरहाल मोनिका आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आम आदमी पार्टी का एक बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल का घट रहा है वजन। अरविंद केजरीवाल का वजन घट रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पिछले 12 दिनों में उनका वजन 4.5 किलो कम हो गया है। ईडी ने 21 मार्च को जब केजरीवाल को कस्टडी में लिया था तब उनका वजन, देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को भी दिया गया 70 किलो था जी, और इसको दैनिक जागरण में भी यहाँ पर छापा गया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये वाली इस खबर को देखिए, यहाँ पर इसको तरजीह दी गई है। क्या कुछ कहा जरा पढ़ के मैं सुना देती हूँ आपको। आपका दावा है कि जेल में बिगड़ रही है मुख्यमंत्री की सेहत। गिरफ्तारी के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन घटने, उनकी सेहत बिगड़ने संबंधी आप नेताओं के दावे का खंडन कर दिया है जेल प्रशासन ने। देखिए ये तो कहा जा रहा है कि इतना वेट गिर गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जेल में उनकी जो तबीयत बिगड़ रही है, 1 अप्रैल को 65 किलो था, 3 अप्रैल को उतना ही है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर भी 3 दिनों में सामान्य रहा। देखिए बिल्कुल हाईली डायबिटिक है अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब आपको ये भी बता दें, तिहाड़ जेल ये कह रही है कि जो खबरें फैलाई जा रही है, जो ह्यूमर है वो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो घट रहा हो। लगातार यही केजरीवाल की ओर से यूं कहा। देखिए गिरफ्तारी के दिन कहा जा रहा है 21 मार्च को सीएम का जो वजन था 69.5 किलो था, जो 12 दिन में 4.5 किलो घटकर 65 हो गया। शुगर के मरीज के इतने कम समय में इतना वजन घटना खतरनाक है। तिहाड़ जेल क्या कह रहा है? तिहाड़ प्रशासन कह रहा है कि उनकी दिनचर्या सामान्य है, उनकी सेहत में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है। जेल प्रशासन, डॉक्टर्स 24 घंटे उन पर नजर रख रहे हैं। ईडी के अधिकारी के अनुसार जेल के मानसिक परेशानी जरूर हो सकती है, बाकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए एक बार जरा जान लीजिए मोनिका, हम बता दें अपने तमाम दर्शकों को, यदि आग धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी। जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की तबीयत, क्योंकि वो डायबिटिक है, प्रेशर में तो होंगे ही, मानसिक स्थिति भी होगी। और इसके अलावा जेल प्रशासन ये कह रहा है कि नहीं स्थिति सब सामान्य, थोड़ा बहुत तो वजन जरूर कम हुआ होगा, लेकिन बड़ी बात जेल प्रशासन सिरे से इसको नकार रहा है। देखिए वजन कम होना निश्चित तौर पर बहुत ऑब्वियस बात है। अगर आप जेल गए हैं, आप इतने तमाम आरोपों से घिर रहे हैं, लगातार सियासत इस मामले पर हो रही है, आपके ऊपर बहुत मॉरल प्रेशर भी है, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी है, तो जाहिर तौर पर आपका जो वजन है वो घटना ही है। ऐसे में इस तरह के आरोप अगर आम आदमी पार्टी लगा रही है तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है। चूंकि देखिए दीपिका, आम आदमी पार्टी का तो इस वक्त काम ही है आरोप लगाना,
अरविंद केजरीवाल जेल में और लगातार इस मुद्दे को आम आदमी देखिए पार्टी की सभी तरफ से चीजें जो हो उठाया रहा जा कवर रहा करने की कोशिश की जाती है मोनिका। जेल प्रबंधन नहीं चाहेगा कि उनको थू थू हो, कि उनके पे सवाल खड़े हों, तो जेल प्रशासन तो अपना पल्ला हमेशा की तरह झाड़ता ही नजर आएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी का वायनाड से नामांकन हुआ, केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। बिल्कुल, राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। नामांकन से पहले रोड शो किया। देखिए, पिछले चुनाव में राहुल ने यहां बड़े अंतर से जीत हासिल की थी और एक बार फिर से राहुल गांधी यहीं से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स में भी खबर छपी है, दैनिक जागरण में भी खबर को तरजीह दी गई है। राहुल फाइल्स नॉमिनेशन फ्रॉम वायनाड। तो राहुल गांधी कांग्रेस नेता कल नॉमिनेशन पेपर लेके पहुंचे थे और केरला के वायनाड लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, इससे पहले 2019 के अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो राहुल गांधी ने अमेठी से भी पर्चा दाखिल किया था और यहां से भी चुनावी मैदान में उतरे थे। अमेठी से तो उन्हें बड़ी हार मिली थी, लेकिन यहां से बड़े अंतर से जीत उन्होंने हासिल की है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वो जीत इंश्योर करना चाहती, इसीलिए सेफ सीट जो है राहुल गांधी ने चुनी है और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे। देखिए, दैनिक जागरण फ्रंट पेज पे जगह दी है। भारत के आत्मा व लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ा जा रहा है चुनाव। देखिए, राहुल गांधी जब भी बोलते हैं कुछ बड़ा बोलते हैं, कभी कभी इतना बड़ा बोल देते हैं कि वो सुर्खियां बन जाती है। नामांकन दाखिल करते वक्त ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई। क्या बोला है राहुल गांधी ने, जरा ये भी सोच लीजिए और सुन भी लीजिए। भारत की आत्मा व लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ा जा रहा है चुनाव, ये राहुल गांधी ने कहा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। बोले, संविधान व लोकतंत्र नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं मोदी और शाह। तो फिलहाल आपको बता दें, केरल के वायनाड में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। बिल्कुल, देखिए दीपिका, कल जो है एनी राजा ने भी नॉमिनेशन अपना फाइल किया था, उनकी भी यहाँ पर खबर छपी है राहुल गांधी के जस्ट नीचे। उन्होंने भी लिखा था कि नॉट इम्पॉसिबल टू डिफीट राहुल बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। ये भी कहा कि देखिए, राहुल गांधी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, यहाँ पर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार जीत हासिल की आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते आम जनता को। जनता बहुत समझदार है, वो ये जानती है कि आपने यहाँ पर क्या काम किया है। पिछली बार तकरीबन 4.5 लाख अंतर से वोटों से जो है राहुल गांधी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। और ऐसा लग रहा है, आप देखिए, आप ये देखिए, साउथ का जब हम जिक्र करते हैं, साउथ की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को बड़ा सिक्योर समझती है और इसी को लेकर लगातार आपको बता दें, कांग्रेस से सोचती है कि साउथ में उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत है बजाय हिंदी बेल्ट में। आपको याद होगा अमेठी का चुनाव, सबसे पहले अमेठी का चुनाव यदि हम देखें, अमेठी का चुनाव और स्मृति ईरानी के साथ लड़ा गया था, तब स्मृति ईरानी मतलब खिलाफ लड़ा गया था, बिल्कुल, तब राहुल गांधी जीत गए थे। इसके बाद जब 2019 का 5 साल तक स्मृति ईरानी ने लगातार अमेठी की जनता से वाकिफ हुई थी, उनकी समस्याओं को जाना था, वो 5 साल कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के लिए अच्छे साबित हुए और स्मृति ईरानी को उसका। और इसमें एक दिलचस्प फैक्टर मैं ये बोलना चाहूंगी कि स्मृति ईरानी जो है आज वायनाड पहुंच भी रही है, जो बीजेपी यहाँ से उम्मीदवार उतर रहे हैं उनके पक्ष में बिल्कुल वो चुनाव प्रचार करेंगे। जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो होता हुआ नजर आएगा। देखिए, केरला के जो सीएम है वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नॉर्थ से लड़ना चाहिए, लेकिन वो साउथ लड़े। वही मैं आपसे कह रही हूं, जिक्र करें लगातार जो नॉर्थ है, हिंदी बेल्ट है, उसमें पकड़ कांग्रेस की ऐसा लगता है बहुत कमजोर होती जा रही है, इसलिए नॉर्थ छोड़कर साउथ का दरवाजा कांग्रेस लगातार खटखटा रही है। और देखिए, दिलचस्प बात एक ये भी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली, बहुत उम्मीदें थी उस यात्रा से, लेकिन फिर भी शायद राहुल गांधी उस यात्रा के बाद भी इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे, रिस्क ले ले एक बार फिर से वो अमेठी से चुनावी मैदान में उतर जाए। ना सिर्फ अमेठी, आपको देखिए ना, रायबरेली की सीट भी खाली है, ठीक है, सोनिया गांधी ने वहां से इनकार कर दिया। तो अब आप जरा देख लीजिए, रायबरेली हो गई, अमेठी हो गई। यदि हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो की बात करें तो लगभग 25 से 27 साल ऐसे हो गए हैं कि यहां से कांग्रेस जो है अभी भी सत्ता से कोसों दूर है और अभी भी यहां पर रायबरेली की सीट खाली है और अमेठी की सीट अब खाली हो गई है। देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। और बड़ी बात ये हो जाती है कि आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी, आपका मुकाबला बीजेपी से है, तो आपको जाके नॉर्थ में लड़ना चाहिए ना बीजेपी से, लेकिन नहीं, आपने बैक सीट ले ली है। आप चाहते हैं कि सेफ जोन में आप लड़ रहे हैं, साउथ में जा रहे हो, कम्युनिस्ट से आप लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, तो ये कहीं जनता देखती भी है, दिलचस्प मुकाबला हो जाता है। और जिस सीट से चुनावी मैदान में उतरे, यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला जो है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं दीपिका, और ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 370 के टारगेट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बूथ प्रबंधन पाठशाला खोलते हुए नजर आ रहे। देखिए, दैनिक जागरण में खबर छपी है और लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा को 370 सीटों पर पहुंचाने का लक्ष्य तय करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मंत्र पहले ही दे चुके हैं कि इसके लिए हर बूथ पर पिछले लोकसभा चुनाव से 370 वोट ज्यादा प्राप्त करने होंगे। मगर इसके लिए सारा दारोमदार उन्होंने कार्यकर्ताओं पर ही नहीं छोड़ा, बल्कि बड़े स्तर पर एक तरह से बूथ प्रबंधन की कमान खुद संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, खबर की हेडलाइन भी हम आपको दिखा रहे हैं इस अखबार में, दैनिक जागरण में, जो कि दीपिका पढ़कर सुनाएंगी। देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री को देखते हैं मतदाता, ये बड़ी बात है। आप समझिए इस खबर को, चूंकि बता दिया है कि पीएम ने कहा उत्तर प्रदेश के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए संवाद किया। कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जानते हैं उसे नहीं भाप पाते राजनीति के बड़े दिग्गज। ठीक है, इस चुनाव में हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार वही बात फिर बीजेपी कहती नजर आई है कि बूथ मजबूत यानी कि पार्टी मजबूत। बिल्कुल, और इसको पार्टी को मजबूत करना है तो बूथ को मजबूत करना ही होगा। आपको एक एक कार्यकर्ता को जाके वो मैसेज कन्वे करना होगा कि वो भी आम लोगों तक पहुंचे और बात जो है पार्टी का जो विजन है, बिल्कुल और दीपिका, जब पार्टी का पहुंचाए। हाँ, जब पार्टी का कोई सीनियर लीडर इस बात को बकायदा, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्यों ना संबोधित करता हो, वो एक बूस्ट, मोरल बूस्ट का काम करता है। अपने तमाम कार्यकर्ताओं में प्राण कैसे फूके जा सकते हैं ये बीजेपी बखूबी जानती है। और यही हमेशा बीजेपी का नारा रहा है कि आप बूथ को मजबूत करिए, बूथ मजबूत होगा, कार्यकर्ता मजबूत होगा। और देखिए, बकायदा एक पार्टी ने इसके लिए नमो ऐप के जरिए कैंपेन चलाया। नमो ऐप को देखिए ना मोनिका, कितना प्रमोट किया गया। उसके जरिए आप हर एक जानकारी ले सकते हैं, सरकार की तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जान सकते हैं, कहां कहां इन योजनाओं का लाभ किन किन तक पहुंचा उसको भी जान सकते हैं। कार्यकर्ताओं को साफ तौर पे ये कह दिया गया था कि आप जाइए, घर घर तक जाइए, इन योजनाओं को पहुंचाइए, इनके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। यही कहते हैं कि न सिर्फ एक बड़ा लीडर मजबूत होता है बल्कि पार्टी के वो कार्यकर्ता भी उतना ही। और देखिए, अगर कार्यकर्ता मजबूत होंगे तभी जाके पार्टी मजबूत होगी। अगर पार्टी मजबूत होगी तो जो टारगेट तय किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 300 पार, वो नारा जो है, वो जो मोटिव है पार्टी का, वो जो आने वाले चुनावों में जो सपना है, जो विजन है, वो तभी पूरा हो पाएगा जब कार्यकर्ता मजबूत होंगे और आम जन तक वो तमाम स्कीम और योजनाएं जो हैं पहुंचाई जाएंगी, काम पहुंचाए जाएंगे। या बड़बोलापन नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत सफल और बहुत सटीक है। 5 राज्यों का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, बीजेपी लोकसभा चुनाव में जुट गई और इसका नतीजा क्या हुआ कि लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार अभियान। INDIA गठबंधन को देख लीजिए ना, अभी तक फेस भी डिसाइड नहीं हो पाया मोनिका। बिल्कुल, देखिए, अभी तक वो भी डिसाइड नहीं हो पाया और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जो विजन है उस पर आगे बढ़ रही है कि आम जनता कैसे पहुंचा जाए। देखिए, इस बीच आपको गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान भी बता देते हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, विपक्ष नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने। अमर उजाला में खबर छपी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी, सपा और कांग्रेस कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, अपने आप में बहुत बड़ा बयान हो जाता है अमित शाह का जो उन्होंने दिया है राम मंदिर को लेकर। नरेंद्र मोदी ने केस जीतकर मंदिर का निर्माण कराया। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि सनातन को प्रमोट बीजेपी यूं ही नहीं करती, और जो सदियों सालों साल तरीके से जिस मंदिर की आस लगाकर पीढ़ियां गुजर गईं, उसी पे एक बार फिर से कार्ड खेला गया। जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत ही हुई थी और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया था, तब कहा जाता कि सेंटर में अयोध्या का राम मंदिर होगा। देखिए मोनिका, उस खबर को दिखा रही हैं किस तरीके से घमंडिया गठबंधन नहीं चाहता था राम मंदिर बने। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही है राम मंदिर को लेकर। देखिए, शाहपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे जब गृह मंत्री ने कांग्रेस और एसपी के गठबंधन पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा और भटका कर रखा। पश्चिम की 14 सीटों पर सपा का सुपड़ा साफ करना है, यूपी से गुंडे पलायन कर रहे हैं, ये तमाम बातें उन्होंने इस दौरान कही। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि राम मंदिर नहीं बने, ये घमंडिया गठबंधन जो है नहीं चाहता था। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। भी इस बात की जिक्र किया गया था और कहा गया था, कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी ने कह दिया था कि राम सेतु को आप मान रहे हैं कि ये एक काल्पनिक है। तो बीजेपी लगातार आपको बता रहे हैं
कांग्रेस को घेरती नजर आई है इस हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर, और लग ही रहा है कि ये जो पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव है, इसके इर्द गिर्द घूमना निश्चित था, और इसको एक बार फिर से देखिए हवा अमित बीजेपी शाह पर ने दे अगर दी है। सांप्रदायिकता के आरोप हाँ। ना लगे तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के गले से खाना नहीं उतरता शायद, और ये तो आरोप लगातार लगते ही रहते हैं। जब भी बिल्कुल। हिंदुत्व की बात आप करेंगे, राम मंदिर की बात आप करेंगे, तो ये मामला तो सामने आना ही, और लेकिन इसीलिए कांग्रेस विपक्ष ने भी कहा था ना मोनिका कि राम आपके नहीं अकेले, राम हमारे भी हैं। लेकिन गलती यहाँ पर ये भी कर गई कांग्रेस कि जब रामलला विराजमान हो रहे थे, उन्होंने उस न्योते को ही अस्वीकार कर दिया, कह दिया कि बीजेपी ये राजनीतिक साजिश कर रही है। उसके बाद हालांकि वापस तमाम जो नेता हैं बारी बारी से गए जरूर, लेकिन इसका औचित्य क्योंकि नहीं बिना बैठ पाता। राम के सहारे आपकी नैया पार नहीं होने वाली है, और इसीलिए लगातार इस तरह की बातें जो है वो देखिए, राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अब से नहीं बहुत पहले से ये मुद्दा 90 रहा का है। मुद्दा है ये। बिल्कुल, और मैनिफेस्टो में हर बार इस मुद्दे का जिक्र रहा है कि राम मंडल मंदिर कमंडल बनेगा, पर राम आपको मंदिर याद बनेगा। होगा, मंडल कमंडल की वो राजनीति, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी का वो रथ का निकलना जिसे सभी ने देखा, इसके बाद किस तरीके से जो कार्यकर्ता थे उन पर गोलियां चली थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये तमाम मुद्दे जो हैं और अब वो देखिए बीजेपी लाल कृष्ण पक्ष को भी आडवाणी को बुलाना भारत जानती रत्न है। से भी सम्मानित कर दिया गया है, क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका रही थी राम मंदिर के दौर में। तो ये मामला अगर ना उठे, भारतीय जनता पार्टी के अगर उसमें कैंपेन में ये शामिल ना हो, मैनिफेस्टो में ये शामिल ना हो, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और देखिए इसी मामले को लेकर एक बार फिर अमित शाह ने जो है कह दिया है कि घमंडिया गठबंधन चाहता ही बिल्कुल। नहीं था कि राम मंदिर बने। चलिए, इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी तो अपनी लगातार तैयारियां कर ही रही है। बात हम कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस ने भी डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। द हिंदू ने पेज नंबर 10 पर इसको तरजीह दी। कांग्रेस ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में जाकर गारंटी कार्ड को बांटा। इसमें पार्टी ने बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जनता से किन वादों को पूरा करने वाली है, उसको बताया। पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के हिस्से के तौर पर लोगों के बीच जाकर कार्ड बांटने का काम किया गया है। देखिए, एक अलग ही यहाँ पर तरीका इजाद किया है कांग्रेस के द्वारा, जो काबिल तारीफ है। यहाँ पर देखिए, जनता के बीच में जाना होगा। मोनिका उस खबर को दिखा रही हैं आपको, देखिए। कांग्रेस लॉन्चेस डोर टू डोर ड्राइव विद गारंटी कार्ड्स फॉर लोकसभा पोल्स, और इसमें यह भी लिखा है कि कांग्रेस चीफ सेज द प्राइम मिनिस्टर हैड प्रॉमिस्ड 2 करोड़ जॉब्स बट दोज नेवर रीच्ड पीपल व्हाइल हिज पार्टी हैड ऑलवेज वर्क फॉर द पीपल। ये कहा है कि कांग्रेस ने देखिए 2 करोड़ नौकरियों का, 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया गया था, लेकिन कभी भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। जबकि उनकी जो पार्टी है वो लगातार, यानी कांग्रेस पार्टी लगातार आम लोगों के लिए काम करती रही है। राहुल ने कहा है कि उनकी पार्टी हमेशा से युवाओं को बराबरी का मौका देगी, और देखिए इसीलिए कांग्रेस ने अब ये डोर टू डोर ड्राइव जो है, ये कैंपेन जो है लॉन्च कर दिया है, गारंटी कार्ड लॉन्च कर दिया। दीपिका, बहुत जरूरत है कांग्रेस को इस वक्त। आप सड़कों पर उतरे, आप पार्टी के लिए एक चेहरा लेके आए, आप मैनिफेस्टो के जरिए लोगों को बताएं कि आखिरकार जो विजय रथ है बीजेपी का, वो कैसे INDIA गठबंधन रोकेगा, आप क्या तमाम नई सुविधाएं यूं कहें कि प्रदान करेंगे। तो देखिए, लगातार आपको बता दें किस तरीके से इस खबर को तरजीह दी गई। द हिंदू ने कहा है, हिंदू ने छापा है इस खबर को। और देखिए तस्वीर भी दीपिका हम शेयर करना चाहेंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो गारंटी कार्ड हाथ में लिए हुए, उनके साथ यहाँ पर जयराम रमेश भी मौजूद हैं। पार्टी के कई बड़े कार्यकर्ता और नेता जो है मौजूद है, कि तस्वीरें बोल रही हैं। बिल्कुल, तो ये जो लिखा हुआ है, तस्वीरें, जो कैप्शन है, ये वाकई में बोलता हुआ है कि हाँ, थोड़ी अग्रेसिव जो है वो कांग्रेस अब नजर आ रही है। और जो नीतियां बनाई जा रही है ना कांग्रेस में, वो भी बड़ी दिलचस्प बनाई जा रही है। ना सिर्फ युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, रोजगार पर फोकस किया जा रहा है, बल्कि जो बड़बोले नेता है उनको लगातार पार्टी दरकिनार कर रही है। मोदी गारंटी की बात हो रही है, यहाँ पर फिर एक बार अब कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि रोजगार की गारंटी हम देते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए देखिए, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए बॉक्सर विजेंद्र सिंह। इस खबर को तमाम पेपर्स ने छापा है। हरियाणा के भिवानी में रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह बुधवार को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए बड़ी बात यह भी है कि वो हमेशा से देखिए, अब बीच पे अगर हम देखें तो राहुल गांधी की लगातार वो तारीफ करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और अब देखिए औपचारिक ऐलान भी हो गया। दीपिका खबर भी दिखा रही हैं दर्शकों को। तो फिलहाल आपको बता दें
ये खबर दैनिक जागरण में भी छपी। मुक्केबाज वीरेंद्र सिंह भाजपा में शामिल हुए हैं। विजेंदर ने कहा कि मोदी सरकार में खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा। अब दूसरे देशों के एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को परेशानी नहीं होती है। ये देखिए, इस खबर को मोनिका भी आपको दिखा रही है, मैं भी इस खबर को आपको दिखा रही हूँ। दोनों ही खबर अखबारों ने, चाहे वो अमर उजाला हो या फिर दैनिक जागरण, इस खबर को तरजीह दी है। देखिए किस तरीके से मुक्केबाज शामिल हो गए हैं और इसी को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आई हैं। कहा कि सेफ। और देखिए विजेंदर जो है लगातार राहुल गांधी को अपना आदर्श बताते रहे हैं, कहते रहे कि मैं राहुल गांधी का बड़ा फैन हूं, और एकाएक जब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं दीपिका, तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात हो जाती है। और ये देखिए तस्वीर भी छपी है जब वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बॉक्सर विजेंदर भाजपा नेता रामवीर सिंह विधूड़ी की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए। अच्छा, बड़ी बात यह है, अब जरा ये भी जान लीजिए, ऐसा नहीं विजेंदर बीजेपी में शामिल हो रहे थे जब, यानी कि कांग्रेस में थे, तब भी उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का जो आरोप लगाकर जो आंदोलन खड़ा किया गया था, उसमें भी उन्होंने भूमिका निभाई थी। उन्होंने उसमें भी अपनी आवाज को बुलंद किया था। लेकिन अब विजेंदर ये कह रहे हैं कि राजनीति में सही और गलत में फर्क करना वो जानते हैं। 2008 की बात कर लीजिए, 2008 में ओलंपिक का पदक विजेंदर ने जीता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उनको मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार के साथ पद्मश्री से भी नवाजे जा चुके हैं विजेंदर, जो कि अब कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और देखिए इंटरेस्टिंग बात दीपिका ये भी है कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस पार्टी से, उनका लगातार कहना है कि विकास के लिए हम शामिल हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि देश में विकास हो। कोई हिंदुत्व का मैटर लेके नहीं आ रहा है यहाँ पर। जो भी शामिल हो रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम विकास चाहते हैं और इसी दिशा में काम करना चाहते हैं, और इसीलिए अब विजेंदर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए चलिए बढ़ेंगे आगे। विश्व बैंक ने भारत पर जताया है भरोसा, 7.5 है अनुमानित जीडीपी ग्रोथ। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। देखिए एक बार फिर से किस तरीके से वापस विश्व बैंक ने भरोसा जाहिर किया है। हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो भारत है विकास के पथ पर अग्रसर है, और लगातार बकायदा विश्व बैंक ने भरोसा जाहिर किया है। तो 7.5 अनुमानित जीडीपी। और देखिए मोनिका इस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रही है आपको। विश्व बैंक को भारत पर भरोसा, 7.5% की रफ्तार से बढ़ेगी जीडीपी। ये काफ़ी अहम खबर हो जाती है भारत के लिए। भारत की विकास दर में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी की बड़ी भूमिका। देखिए वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान जाहिर किया है। ये ताज़ा अनुमान पहले की तुलना में देखिए 1.2% ज्यादा है। तो भारत ने कहीं ना कहीं चौंकाया है, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। जिस तरह से भारत के ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये काफी चौंकाने वाले हैं। और देखिए तारीफ जो है वो पहली मर्तबा नहीं की, विश्व बैंक इससे पहले भी भारत की तारीफ कर चुका है। रक्षा क्षेत्र की बात कर ली जाए, रक्षा क्षेत्र में हमने किस तरीके से अपने हथियारों को दूसरे देशों तक पहुंचाया, ये एक विश्वसनीयता को पैदा करता है। हम पहले कभी तमाम राष्ट्रों से हथियार मंगाया करते थे और अब हम देखिए हम देने वाले हो गए, ये विश्वसनीयता को बढ़ाता है। बिल्कुल। चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे मोनिका, हम देखेंगे किस तरीके से लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में गठबंधन नहीं होगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को छापा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन की संभावना खत्म हो गई है। तो पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इनकार भी कर दिया है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं नो एनसी पीडीपी डील इन द ब्लो ऑफ ओपिनियन यूनिट्स। तो फिलहाल देखिए इस खबर को छापा है। बिल्कुल काफी अहम हो जाती है दीपिका ये खबर भी। देखिए हमको ये खबर दिखाते हैं आपको किस तरीके से खबर हिंदुस्तान टाइम्स में आई है। नो एनसी पीडीपी डील इन ब्लो टू ऑपोजिशन और यूनिटी। देखिए ये कहीं ना कहीं जब दो पार्टियां जो महागठबंधन में शामिल है, इंडिया अलायंस में शामिल है, वो एक दूसरे के साथ जब चुनावी मैदान में, एक दूसरे के सामने जब चुनावी मैदान में उतर रही हैं, एक दूसरे के साथ के बजाय, तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात हो जाती है। देखिए महबूबा मुफ्ती ने बहुत नाराज़गी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा था फारूक अब्दुल्ला जो हैं
वो हमें रास्ता दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, विकल्प ही नहीं छोड़ा है, तो हमें भी चुनावी मैदान में उतरना ही होगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। देखिए, दोनों ही जो पार्टी थी, चाहे वो एनसी और पीडीपी की डील हुई है, वो अब नहीं हो पा रही है, लेकिन ये दोनों पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में बहुत यूँ कह सकते कि विपक्ष हैं और बड़ी पकड़ है कश्मीरी घाटी की दोनों ही पार्टी में। अब ये दोनों ही पार्टी साथ में नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है जो फायदा होगा बीजेपी को होगा। क्योंकि घाटी की बात कर दी जाए, घाटी में जम्मू कश्मीर में इन दोनों ही पार्टियों का अपना वर्चस्व है और यदि ये साथ नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में और वोटों में बंटवारा होना निश्चित है। और जैसी धारा 370 हटी है, कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगी होती है। बीजेपी ये कह रही है 370 के हटने के बाद बीजेपी वहां मजबूत हुई है और अब देखिए ऐसे में बैठे बिठाइयों का है कि थाली में परोस कर ये मुद्दा आप बीजेपी को सर्व करें। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने ये भी कहा था कि अफस्पा भी हट सकता है, जो है हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में ये भी अगर ऐसा होता है, अगर बीजेपी जीतती है तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल हमेशा माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारत के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, भले ही इंडिया अलायंस के फेवर में ये बात ना जा रही हो। बिल्कुल, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा होगा। ये हम कहें INDI ये गठबंधन जो है लगातार तमाम विपक्ष मिलने की, एकजुट होने की कोशिश करें, एक के बाद एक बड़ा झटका भी तो खा रहे हैं। चाहे देखिए ना बिहार में, आप देखिए बिहार कितना बड़ा राज्य है जहां पर JDU, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ही वो झंडा बुलंद किया था, नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बात नहीं हो पाई है, पंजाब में बात नहीं बन पाई, ये तमाम चीजें भी बहुत समझने की जरूरत है। बहरहाल बढ़ेंगे आगे, हम पूर्णिया की बात करें। पूर्णिया में पप्पू यादव तो मान ही नहीं रहे मोनिका, बिल्कुल नहीं मान पूर्णिया रहे हैं, सीट पर नहीं मान रहे हो गए हैं। बिल्कुल, ये त्रिकोणीय मुकाबला है। द हिंदू ने पेज नंबर 11 पर इसको जगह दी। सीट लोकसभा सीट चुनाव से पहले सबसे हॉट सीट ये बन चुकी है और इस सीट से महागठबंधन की ओर से आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती पहले ही नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। वहीं कांग्रेस में पार्टी का विलय कर चुके हैं पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को नामांकन का ऐलान कर दिया। अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा, पप्पू यादव ने इसी शर्त पर यूं कहें कि अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था कि पूर्णिया से उनको जगह दी जाएगी। लेकिन हम देखिए ना यहाँ पर किस तरीके से पप्पू यादव को दरकिनार किया जा रहा है। पप्पू बयानबाजी लगातार करते भी नजर आ रहे हैं। मोनिका इस खबर को देखिए किस तरीके से दिखा रही हैं। मोनिका देखिए, पूर्णिया में विटनेस अ ट्रायंगुलर फाइट एज आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती फाइल्स पेपर्स। तो देखिए यहाँ पर जो है दो पक्षों को आमने सामने होता था, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला ये नजर आ रहा है। चूंकि महागठबंधन के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे, बीमा भारती ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है आरजेडी की तरफ से, और दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव ने भी पहले तय कर दिया है कि वो तो चुनावी मैदान में पूर्णिया से ही उतरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें मनाने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन आखिर क्यों मानेंगे दीपिका? वो जब वो कांग्रेस इसी शर्त पर आए थे कि वो पूर्णिया से ही चुनावी मैदान में वो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया है पूर्णिया के लिए, मैं पूर्णिया की जनता से वाकिफ हूँ, यहाँ की आबो हवा से वाकिफ हूँ, मैं सीट क्यों छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अच्छा, नामांकन से पहले वह देखिए ना किस तरीके से बोलते भी नजर आए, आम लोगों से अपील करें कि आप आइए भाई, मैं नामांकन में आप शामिल होइए। तो ये अब देखिए ये झटका है INDI गठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए। आरजेडी वहां पर रिजिड हो गई। आरजेडी ने कहा कि भाई आपको इतनी ही सीटें मिलेंगी, इससे एक सीट भी हम ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन पप्पू यादव उससे भी ज्यादा रिजिड हो गए। पप्पू यादव ने कह दिया ठीक है आप दे दीजिए, लेकिन नामांकन तो मैं भी दाखिल करूंगा। अब यहाँ पर क्या फ्रेंडली मुकाबला होगा, किस तरीके से मुकाबला होगा, फ्रेंडली मुकाबला देखना बहुत दिलचस्प होगा। सीट तो किसी ने की पाले में जानी ही है। देखिए कांग्रेस जो है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी है, तो कांग्रेस यहाँ पर बैकफुट पे नजर आ रही है। पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थामा है, हालांकि उन्होंने कहा कि आरजेडी से भी मुझे ऑफर था, लेकिन मैंने कांग्रेस का दामन थामा। अब चूंकि कांग्रेस वहां पर क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, दबदबा आरजेडी का है, इसलिए ये स्थितियां पहले भी बन चुकी हैं, बिहार को जाना ही होगा। ये स्थितियां पहले भी बन चुकी हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जीतता कौन है, बीमा भारती या फिर पप्पू यादव। तो बहुत मुसीबत है मोनिका, कांग्रेस के लिए भी आरजेडी के लिए भी, कि यहाँ पप्पू यादव बड़ा चेहरा है, बड़ा फेस है बिहार में, और जब पप्पू यादव इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो ये मुश्किलें जरूर पैदा हो जाएंगी मोनिका। और देखिए बीमा भारती ने भी कहा कि हमें तो पार्टी की तरफ से जो कह दिया जाएगा हम कर लेंगे, ऐसा नहीं कि हमने कोई सीट चूज की है, लेकिन हाँ आम जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये बैकफुट पर है कांग्रेस देखा जाए तो। बहरहाल बढ़ेंगे आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया, CAA से नहीं जाएगी किसी मुस्लिम की सदस्यता। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को तरजीह दी।
देखिए आपको बता दें किस तरीके से हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को छापा है, इस खबर को बताया। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में मुस्लिम समुदाय में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला कोई भी मुसलमान अपनी नागरिकता नहीं खोएगा, ये उन्होंने साफ कर दिया है सीए को लेकर एक बार फिर से, जिसे लेकर लगातार भ्रम की स्थिति पैदा होती रही है। दीपिका देखिए क्या लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स में, नो इंडियन मुस्लिम विल लूज सिटीजनशिप राजनाथ सिंह। क्योंकि साफ तौर पर डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि आप जो इंडियनशिप है, आपकी जो सिटीजनशिप है, उस पर आप बिल्कुल यकीन रहे, मुसलमानों को या फिर इस वर्ग को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सिर्फ आपको बता दें सीएए नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। और ये उन अल्पसंख्यकों को इसमें शामिल किया गया है जो दूसरे देशों में प्रताड़ित किए जा रहे थे। हम उनको, जो कि लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हैं, हम उनको नागरिकता दे रहे थे। वो हमारे ही लोग हैं, उनकी उपेक्षा की गई है। लेकिन जो यहाँ पर रह रहे हैं मुसलमान, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल भ्रम पैदा मत कीजिए इसमें। एक और लेकिन दिलचस्प मोड़ यह है कि भले ही बीजेपी कितनी सफाई क्यों ना पेश कर ले, दूसरे मुल्कों में भी, यूएन में भी इस बात की जो है किरकिरी की जा रही है कि ऐसा क्यों है, अगर आपको नागरिकता देनी ही है तो आखिर आप मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दे रहे, उन्हें आपने क्यों बाहर रखा हुआ है। जबकि सीए का ये तर्क है कि जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उसमें जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब ये है कि वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं जो मुसलमानों के अलावा नागरिक हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे लेकर भ्रम की स्थिति जो लोगों में अभी भी शायद बनी हुई है, क्या बीजेपी दूर कर पाती है? क्लियर करना पड़ेगा। जब भी देखिए मोनिका हमने प्रोग्राम किया है सीएए को लेकर, हमने यही कहा है कि बीजेपी को क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ गुफअप की स्थिति बन रही है। बहरहाल चलिए बढ़ेंगे आगे। संजय निरुपम को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से तरजीह दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दे दी। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी हटा दिया गया। बिल्कुल, तो संजय निरुपम के बगावती तेवर तो दीपिका हमने देखे ही थे, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित उन्होंने किया। और अब देखिए पार्टी की बड़ी कार्रवाई उन पर हो गई है। और जब कहा गया था, देखिए आपको याद होगा चुनावी खबर अखबार पर नजर, इससे पहले जब हमने लगातार करते आ रहे हैं इस शो को, इस खबर को तब दिखाया भी था किस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने जब 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, संजय सिंह ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा था? उन्होंने कहा था कि देखिए जो प्रत्याशी आप खड़े करें ना, मैं उनके समर्थन में वोटों की अपील नहीं करूंगा। खिचड़ी चोर कहा था उन्होंने एक प्रत्याशी को कोरोना के समय में। देखिए तमाम बयानबाजी करे थे, ये तक बता दिया था कि ऑप्शन जो है कई खुले हुए हैं। देखिए मोनिका इस खबर को दिखा भी रही हैं। बिल्कुल दीपिका, जैसा भी आपने जिक्र किया कि अमर उजाला में खबर छपी है, यह खबर ये रही, कांग्रेस ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। और कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि जो भी कोई पार्टी लाइन से बाहर जाएगा, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इन पर लगातार आरोप भी जो है लग रहे थे। और अब देखिए कड़ा रुख कांग्रेस पार्टी ने अपना दिखा भी दिया है साफ तौर पर। यही आरोप था कि बहुत सॉफ्ट हैं आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करें जो बड़बोले हैं। देखिए सुप्रिया सुले ने किस तरीके से बयानबाजी दी, मंडी को लेकर कंगना रनौत पर बयानबाजी दी, अब उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इंटरनल कार्रवाई चल रही है। और इसी के साथ देखिए हम आपको मणिशंकर अय्यर का नाम बता दें, यहाँ पर मणिशंकर अय्यर को भी यहाँ पर साइडलाइन कर दिया है। बड़बोले नेताओं से कांग्रेस इस वक्त किनारा कर रही है। बिल्कुल, और देखिए ये तो शिवसेना के साथ जो सीट बंटवारा था उसकी आलोचना कर रहे थे क्योंकि इन्हें टिकट नहीं मिला था। जाहिर सी बात है। चलिए इसी के साथ आपको बता दें चुनावी खबर अखबार पर नजर हमारे खास सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। देखिए इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि रोज तो आपके घर में अखबार आता ही है, लेकिन उस अखबार की प्रमुख सुर्खियां क्या रहती है ये जल्दी से हम आपको बहुत आसान शब्दों में समझा पाए, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। बिल्कुल, तो कल फिर मिलेंगे कुछ और सुर्खियों के साथ, कुछ और खबरों के साथ, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।